एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट आज डिस्कस करना है। ठीक, तो पहले तो हमें जानेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक, फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो जैसे सपोज दैट हम एक विजिल ले लेते हैं, ठीक, ग्लास विजिल, और इस ग्लास विजिल में अगर आप वाटर फिलअप करेंगे तो आप देखेंगे वाटर का जो लेवल होगा वो कुछ इस तरह का होता है। ग्लास विजिल में आप फिलअप करेंगे तो इस तरह का, मतलब कि थोड़ा इधर से उठा हुआ आपको दिखेगा ऐसे। अगर ऊपर से आप देखेंगे तो कॉनकेव शेप का दिखता है। ठीक, चलिए दूसरा फिगर लेते हैं। यहाँ पर ग्लास ले लेते हैं हम, और इसके अंदर हमने वाटर के जगह पर हमने मरकरी डाल दिया। मरकरी डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका शेप कुछ इस तरह का बन जाता है, ऊपर से कन्वेक्स शेप का। ठीक, कन्वेक्स शेप का बनता है। क्या लिया था हमने यहाँ पर? ग्लास एंड वाटर, है ना। हमने क्या लिया यहाँ पर? ग्लास एंड मरकरी। ठीक, चलिए सिल्वर का विजिल ले लेते हैं। बर्तन जो है सिल्वर एंड प्योर वाटर, सिल्वर एंड प्योर वाटर। तो आप देखेंगे इसमें जो होगा कुछ इस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक, इस तरह के डिफरेंट शेप्स जो है हमें देखने को मिलते हैं अगर हम लिक्विड्स को डिफरेंट विजिल में रखते हैं तो। बात समझ में आया? तो हम देखेंगे कि क्या इसका रीज़न है और ये कैसे होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद देखेंगे कि ये इस तरह का शेप क्यों बनता है। शायद इसके बारे में कल डिस्कस मैंने किया भी था कि आपको पता है कि फ्लूइड्स में या मैटर की हम बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेम सब्सटेंस, अगर सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हो तो, ठीक ना, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हो तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच क्या बोलते हैं इसको? कोहेसिव फोर्स होता है। शायद आपको बताया गया था। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे अभी हम लिख रहे हैं चॉक और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच, है ना, क्या हो जाएगा? एडहेसिव फोर्स। यही दोनों फोर्स जो है यहाँ पर डिसाइड करता है कि कब इसका शेप कन्वेक्स होगा और कब इसका शेप कनकेव होगा और कब इसका शेप कुछ प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो जनरली ये देखा जाता है कि इफ adhesive force is greater than cohesive force, जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स अगर ग्रेटर हो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स का, तो उस समय कहा जाता है कि लिक्विड्स वेट द
विजिल या लिक्विड वेट द मटेरियल। जैसे अगर हम वाटर को अगर हम किसी शीशे के या ग्लास के मटेरियल पर रख देते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का शेप बन जाता है, ऊपर से दबा हुआ मतलब कि ये थोड़ा उस पर थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ग्लास से बढ़िया से चिपक गए हैं, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि वेट द ग्लास को क्या चाहिए, भिगा दे रहा है, वेट कर दे रहा है। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया कोहेसिव फोर्स से तो हम क्या कहेंगे, लिक्विड्स वेट ग्लास, क्योंकि ग्लास लेंगे, ग्लास या जो भी विजिल होगा ग्लास, और उस समय जो उसका शेप होगा एंड हैव शेप, क्या शेप होगा, कनकेव। किस शेप का होगा, कनकेव। ऊपर से हम देखेंगे तो क्या लगेगा भाई, कनकेव ये होता ना, गड्ढा वाला कनकेव, ऊपर वाला क्या होता है, कन्वेक्स। तो इस तरह बना हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो क्या लगेगा मुझे, कनकेव ही तो लगेगा वो, है ना सर। यदि नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, इफ, कोई डाउट है, हैं? एडहेसिव फोर्स, आप लोग कसम खाएं क्या बोलने के लिए, कुछ भी हो जाएगा, बोल तो सकते नहीं हम, ऐसे या नो में जवाब दिया करिए। एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, ठीक। जब एडहेसिव फोर्स कम हो जाए तो उस समय कहा जाता है कि लिक्विड डू नॉट वेट द ग्लास। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर हम मरकरी ले लें तो मरकरी का मॉलिक्यूल एकदम इस तरह सही स्फेरिकल बनेगा, इसके सरफेस ऑफ कंटेंट बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ग्लास की तरफ नहीं आते हैं, ग्लास को छोड़कर भागना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर से अच्छा किसको लाइक करते हैं, ग्लास को। वाटर के मॉलिक्यूल्स की दोस्ती ग्लास से क्या होती है, ज़्यादा, उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ग्लास की तरफ चिपके रहते हैं। मरकरी क्या होता है, ग्लास से नहीं चिपकता, अपने आप से ज़्यादा चिपकता है, इसलिए क्या बन जाता है, स्फेरिकल बन जाता है। क्यों, क्योंकि मरकरी के बीच फोर्स क्या होता है, स्ट्रांगर होता है मरकरी और ग्लास के अपेक्षा। दो प्रकार का फोर्स लग रहा है ना यहाँ पर, कौन सा, मॉलिक्यूल्स ये मरकरी का है, ये मॉलिक्यूल्स कितना है, ग्लास का है। ये जितना फोर्स लगाएंगे कहीं उससे ज़्यादा फोर्स मरकरी के मॉलिक्यूल्स लगा देगा, तो इसलिए क्या करेगा, अपने एरिया को एकदम स्मॉल करेगा और इसके साथ स्मॉलर एरिया में कांटेक्ट होने की कोशिश करेगा। और जब स्मॉलर एरिया में कांटेक्ट होने की कोशिश करेगा तो क्या बन जाएगा, कंप्लीटली स्फेयर, मतलब कि एकदम गोल बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, वाटर के बीच मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो कोहेसिव बोलते हैं, बात समझिए। और यहाँ पर वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, एडहेसिव। ये स्ट्रांगर हो जाता है, स्ट्रांगर होता है, ग्लास के वाटर के मॉलिक्यूल ग्लास की तरफ खींचता शुरू हो जाते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और वाटर से ज़्यादा चिपका रहता है। इसलिए बोलते हैं कि वाटर को ग्लास से ज़्यादा चिपका रहता है, इसलिए बोलते हैं कि ग्लास को वेट कर दिया, भिगा दिया, ये बहुत कम चिपकता है, चिपकता ही नहीं है, तो हम बोल देते हैं क्या कि वेट नहीं कर रहा, भिगा नहीं रहा है, बस हमारा है। तो ये कब कंडीशन आता है, जब एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, तो लिक्विड डू नॉट वेट द विजिल या ग्लास। तो लिखेंगे लिक्विड डू नॉट वेट ग्लास। और जब ग्लास को वेट नहीं करेगा तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स शेप का हो जाएगा। और आप ऊपर से देखेंगे इस तरह, किसी विजिल में, किसी बर्तन में अगर आप मरकरी डाल के ऊपर से इसे देखेंगे तो क्या लगेगा, ऊपर से उठा हुआ लगेगा ना आपका, ये क्या होगा, कन्वेक्स शेप का लगेगा वो। तो शेप क्या हो जाएगा इसका, एंड हैव शेप, शेप कन्वेक्स, कन्वेक्स शेप का होगा। ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट कंडीशन क्या ले सकते हैं, कि व्हेन या इफ एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू क्या,
कोहेसिव फोर्स, अगर ये उसके बराबर हो जाएगा तो सरफेस इज क्या हो जाएगा, प्लेन। सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। वो इस कंडीशन को शो करेगा। थर्ड, ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया और ये थर्ड कंडीशन हो गया। तो जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव के बराबर होगा तो उसमें सरफेस क्या होता है, मेरा प्लेन हो जाता है। समझ में आया? इसको नोट करिए। तो बताते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट की चर्चा करते हैं। तो चर्चा करते हैं अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के। ये चीज समझ में आया? इरेज कर दें। गुड। अब हम चर्चा करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है, कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है? जैसे मैंने एक वाटर को ग्लास में, फिगर चाहे आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। आपने यहाँ पर एक वाटर फिलअप कर दिया, ठीक, ऐसे इसके अंदर आप एक ग्लास डाल दिए शीशे का, क्या होगा, यहाँ जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाएगा और यहाँ से क्या होगा, कुछ ऐसे उड़ जाएगा। इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं आप। शीशा अलग से उसमें डीप करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा, है ना सर? मतलब कि कन्वेक्स शेप का बनेगा, जो ऊपर की तरफ क्या हो, कनकेव शेप का बनेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स की, यहाँ के मॉलिक्यूल्स की, ठीक ना। यहाँ के मॉलिक्यूल्स पे कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है खुद के मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोर्स लगेगा। ये इसका अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हो तो इसके द्वारा फोर्स लगेगा। इस मॉलिक्यूल्स का फोर्स लगेगा इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, लगेगा ना फोर्स से, क्यों? तो अब यहाँ पर जो है हमारा फोर्स लग रहा है खुद का जो है वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वो तो लगेगा ही लगेगा इसके ऊपर। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जहां पर लिक्विड ग्लास को टच कर रहा है, ठीक ना, वहां पर आप एक टैंजेंट खींच दीजिए। टैंजेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस शेप से अवे जाता हुआ हो। ऐसे अगर हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट जहां पर कांटेक्ट करेगा वहीं पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कर रहा है, तो जहां पर दोनों सॉलिड और लिक्विड जहां टच कर रहा है वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं इस तरह, कुछ डायरेक्शन में आएगा, ऊपर वाला नहीं लेंगे क्योंकि जो सरफेस से दूर जा रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको हटा देते हैं। इस मॉलिक्यूल्स में मैंने एक टेंजेंट खींचा और इस सरफेस पे टेंजेंट खींचेंगे, जिस बर्तन में है उस बर्तन पर टेंजेंट खींचेंगे नीचे की तरफ। तो ऊपर वाला नहीं लेंगे, ये इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए, जो अंदर की तरफ है से उसका पार्ट विजिल का, उस पर हम टेंजेंट खींचेंगे, वो वाला टेंजेंट। और इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया कि दो सरफेस अगर वाटर जो किसी विजिल में रखते हैं तो उसके सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट खींचते हैं, विजिल के जो इनसाइड टेंजेंट खींचे हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। सेम कंडीशन मैंने फिगर कन्वेक्स वाला इरेज कर दिया, वहां पर हम देख सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वाटर है आपका, क्या होता है यहाँ पर कुछ सेफ स्तर बनता है, बनेगा ऐसा ऊपर की तरफ कन्वेक्स शेप का। तो टेंजेंट खींचेंगे क्या, आउटवर्ड, जो सरफेस को छोड़कर जाता हो, ये वाला टेंजेंट इसी पॉइंट पर टच हो रहा है ना दोनों, तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचेंगे और इस पॉइंट पर क्या करेगा, विजिल का इनसाइड टेंजेंट खींचेंगे। याद रखिएगा टेंजेंट कौन सा लेना हमें, जो सरफेस को लिक्विड के सरफेस को छोड़ के जाए वो, और जो इस बर्तन में रखा गया है जो सॉलिड है उसके वाटर के अंदर वाला टेंजेंट। उस वाले केस में भी वही किया गया, इस वाले केस में भी वही करना है हमें, ठीक।
अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहां पर थीटा। समझ में आया? यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक, यहां पर जो टेंजेंट बनता है, यहां पर जो एंगल बनता है, सॉरी नॉट टेंजेंट, टेंजेंट के सारे जो एंगल बनता है वो थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, होगा। यानी वाटर और ग्लास के केस में कांटेक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, या एक्यूट एंगल कहेंगे। वाटर और ग्लास के केस में जो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन एंगल इज एक्यूट ग्लास, सॉरी वाटर, एंगल इज एक्यूट वाटर वेट द ग्लास, ग्लास को क्या करता है, वेट कर लेता है। देखिए यहाँ पर मैंने पीछे तो बताया था, वेट करेगा, चिपका रहेगा इसके साथ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, कब, इन केस ऑफ क्या, ग्लास एंड वाटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट इस क्या होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट होगा। और उस समय क्या होगा, लिक्विड वेट, क्या, ग्लास को लिक्विड क्या करेगा, वेट करता है। और ग्लास और वाटर के केस में जो एक्यूट एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है कितना, 8 डिग्री, याद रखिएगा। 8 डिग्री का एंगल बनता है इन द केस ऑफ इम्प्योर वाटर, नॉट प्योर वाटर। ये क्या है, इम्प्योर, बार बार वाटर आपके बुक में भी दिया है और इम्प्योर वाटर की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक, सेकेंड केस, मरकरी एंड ग्लास। जब मरकरी ग्लास की बात करते हैं, इन केस ऑफ मरकरी एंड ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल ऑफ, इन केस ऑफ मरकरी एंड ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूस। और ये ऑब्ट्यूस एंगल कितना आता है, लगभग 180 डिग्री के, सॉरी 138 डिग्री के आसपास होता है। ठीक, और उस समय लिक्विड्स क्या होगा, लिक्विड्स क्या होगा, लिक्विड्स डू नॉट वेट ग्लास। और शेप कितना होगा, शेप क्या होगा, कन्वेक्स हो जाएगा। यहां पर शेप क्या कर सकते हैं हम, कनकेव कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया। मरकरी और ग्लास के केस में जो शेप होता है, एंगल बनता है, वो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। वो एंगल किसके बराबर होता है, 138, 37, 38 भी दे रहा है तो 38 के लगभग आसपास होता है। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। उस समय जो मरकरी होता है ग्लास को वेट नहीं करता है, भिगोता नहीं है, और शेप जो बनता है मेरा क्या होता है, कन्वेक्स शेप का होता है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना इसमें। ठीक, एंड इन द केस ऑफ प्योर वाटर, यहां बना दे, प्योर वाटर के केस में क्या होता है, कांटेक्ट मरकरी के सरफेस किसी लिक्विड के, प्योर वाटर एंड सिल्वर की बात की जाए, ये क्या हो जाएगा आपका, कैसा विजिल है, सिल्वर। और ये क्या है इसके अंदर, वाटर। सिल्वर वाटर केस में इसके सरफेस पे हम टेंजेंट इधर खींचेंगे और इससे सरफेस पे टेंजेंट इधर खींचेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इन द केस ऑफ सिल्वर एंड प्योर वाटर, क्या कहाँ लिखते हैं इसको, ये लिखते हैं, ठीक ना, सिल्वर एंड प्योर वाटर
कांटेक्ट एंगल कितना हो जाएगा? कांटेक्ट एंगल इज 90 डिग्री। और शेप कितना हो जाएगा? प्लेन, प्लेन सरफेस। ये एंगल बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लेन सरफेस हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है? तो ये जो है इंफॉर्मेशन इस कांटेक्ट एंगल के बारे में आपको याद रखना है। ओके, राइट करिए इसे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी भी आपने देखा कि सपोज दैट कि ये अगर सॉलिड हो तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जिस विजिल में रखा गया है। वाटर और ग्लास की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको ले लेते हैं और सेकंड की चर्चा थोड़ी देर बाद कर लेंगे हम लोग। ये वाटर के ग्लास के मॉलिक्यूल्स है, अगर ग्लास में रखा गया है तो, और यहाँ पर सपोज दैट कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, थोड़ा यहाँ हम बड़ा बनाते हैं, ये वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे क्या हैं? सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ताकि आपको दिखे पीछे तक। इसके बीच फोर्स लगेगा। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और ये जो मैंने अप टू डाउन बना रखा है ये क्या है? सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव। और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? दोनों कोहेसिव होगा, एडहेसिव फोर्स होगा, एक कोहेसिव फोर्स होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? सॉरी, कोहेसिव, क्योंकि ये भी सॉलिड के ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ये भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बाद भी क्या हो जाएगा? कोहेसिव। और ये क्या है? कोहेसिव। बात करते हैं इस सॉलिड और इस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की फोर्स। इस सॉलिड, इस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, और इसके नीचे भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स लिक्विड कोई क्या होगा ही, क्योंकि पूरा विजिल ही लिक्विड से भरा हुआ है ना सर। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके बीच और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, उन दोनों फोर्स में सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स कब होगा? वाटर एंड ग्लास के केस में। आपको पता है कि फोर्स ऑफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसिव इन द केस ऑफ वाटर एंड ग्लास। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ज्यादा होगा सिवाय इन मॉलिक्यूल्स के, यानी वाटर के बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो है, इसको कोहेसिव फोर्स बोलते थे, वो कम। और सॉलिड और वाटर के बीच का जो फोर्स है, जिसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, वो क्या होगा? ग्रेटर। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके तो हैं, लेकिन चिपकने वाला फोर्स कम, खुद से चिपकने वाला फोर्स कम, और सॉलिड से चिपकने वाला फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो इस एडहेसिव फोर्स के ज्यादा होने के चलते मॉलिक्यूल्स किधर अट्रैक्ट होगा? सॉलिड की तरफ, क्योंकि सॉलिड वाला एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ना भाई। सॉलिड और मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, और लिक्विड के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कम है। तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी किधर होगी? ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, इधर वाला फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर ही तो आएगा। अगर हम दो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, उधर के लड़के खींच रहे हैं, इधर के दो बच्चे, उधर से दो बच्चे, इस साइड का फोर्स जो ज्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर ही जाएगा ना आपका, जिधर रिजल्टेंट ज्यादा होगा फोर्स। तो ये दो है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा, सॉरी कम, और एडहेसिव फोर्स ज्यादा। तो मॉलिक्यूल्स किधर खींचेगा? सॉलिड की तरफ खींचेगा। ये मॉलिक्यूल्स को किधर खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड का है कुछ इस तरह जो बना हुआ है, यहाँ का मॉलिक्यूल्स उठकर इधर आ जाएगा, इस तरफ खींचेगा। ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इसके पास आएगा, इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स वो भी खींच के आ जाएगा, कहाँ? इधर पर। यहाँ का मॉलिक्यूल खींच के आ जाएगा इधर। सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इधर की तरफ खींचना स्टार्ट होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स अगर इस तरह खींचता स्टार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फोर्स हमारा कैसा बनेगा? कुछ से इस तरह का बन जाएगा। समझ में आ रहा है?
जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब किधर की तरफ खींचना शुरू करेंगे। यहाँ पर समझिए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सब किधर तरफ खींचेंगे, सॉलिड की तरफ। सॉलिड तरफ खींचेंगे तो यहाँ का मॉलिक्यूल जब खींच के इधर आएगा यहाँ पर तो पहुँच गया यहाँ पर, और इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ आएगा, इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो जो शेप बनेगा वाटर का क्या बनेगा, अब ऊपर की तरफ राइज होता हुआ इस तरह निकलेगा। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है, और कोहेसिव फोर्स कम है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल सॉलिड के शेप की तरफ ऊपर की तरफ जो है खींचते जाते हैं, सॉलिड की तरफ खींचते जाते हैं। इसलिए इसका शेप जो हमारा बनता है कुछ कनकेव शेप का बन जाता है। ऐसे ना होकर, इस तरह हॉरिजॉन्टल ना होकर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल थे वो भी खींचकर कहाँ चला जाता है, सॉलिड की तरफ ही खींचकर कहाँ चला जाता है, सॉलिड की तरफ ही चला जाता है। क्योंकि सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लेवल में मॉलिक्यूल था वो भी खींच के कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, और इस तरह का शेप इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से बन जाता है। क्लियर हुआ। बात हम करते हैं इसमें सेम अपोजिट क्या होता है। इस वाले केस में यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, मरकरी और ग्लास के केस में कौन सा ज़्यादा होगा, कोहेसिव ज़्यादा हो जाएगा। कोहेसिव ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स किधर खींचेंगे, इधर की तरफ खींचेंगे। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किधर आ जाएगा, इधर नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा ऊपर जाने के, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ का मॉलिक्यूल्स यहाँ आएगा तो किस तरह फोर्स बने, लाइन जाएगा मेरा कुछ इस तरह जाएगा। यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स से उठकर और उठा जाए ऊपर जाएगा तो लाइन जो बनता जाएगा मेरा कुछ इस तरह बनता जाएगा, इस तरह कर्व बनेगा। और फिर यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इधर नीचे की तरफ, इधर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नीचे की तरफ दबते जाएंगे। ऐसे कुछ शेप हमारा इस तरह का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा। यानी सॉलिड और वाटर के बीच जो फोर्स लग रहा है एडहेसिव फोर्स वो कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, इस तरह वाटर इसको अपनी तरफ खींचेगा, और वाटर अपनी तरफ खींचेगा तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जब इधर आएगा तो इसका शेप क्या होता है, कुछ इस तरह कन्वेक्स बन के चला जाता है। समझ में आ रहा है ये। तो ये रीजन हमारा होता है कि क्यों अगर हम बात करते हैं मरकरी और ग्लास का तो उसका लेवल कन्वेक्स क्यों होता है, और वाटर और इम्प्योर वाटर और ग्लास की बात करते हैं तो कनकेव शेप का होता है। ठीक, और अगर हम प्योर वाटर और सिल्वर की बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल होने के चलते उसके बीच क्या होता है, सरफेस मेरा प्लेन होता है, जहाँ पर उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का बनता है। क्लियर हुआ बात।